नमस्कार। द डीप डाइव की इस खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत बहुत ही आम सी लगने वाली परेशानी पर बात करने वाले हैं। सर्दी, जुकाम, नज़ला और हाँ, यहाँ तक कि दमा और अस्थमा। लेकिन इसे हम एक बिल्कुल अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है नज़ला, जुकाम, दमा, अस्थमा .pdf नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर। ये हमें मिला है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज में जो मूल कारण बताए गए हैं और जो लाइफस्टाइल से जुड़े समाधान हैं उनकी थोड़ी गहराई में जाएं। सिर्फ लक्षणों को दबाने से आगे बढ़कर सोचें, क्योंकि अक्सर हम यही मान लेते हैं ना, कह रहे ये तो बस मौसम बदला है, थोड़ी सर्दी लग गई, हाँ, बिल्कुल आमतौर पर सोच यही होती है। कि 2-4 दिन रहेगा या कोई दवा ले ली बस ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो दस्तावेज है ये कुछ और कह रहा है। इसका नजरिया क्या है इस बारे में? बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर जो मेडिकल साइंस है वो इसे बैक्टीरिया, वायरस या किसी एलर्जी से जोड़कर देखता है। और इलाज के तौर पर एंटीबायोटिक्स या फिर सिरप वगैरह दिए जाते हैं जो लक्षणों को कम कर दें। लेकिन ये जो आरोग्य भारत का दस्तावेज है ये एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण सामने रख रहा है। और इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कीटाणु या एलर्जी का मामला नहीं है, बल्कि ये शरीर में प्राणवायु के असंतुलन का नतीजा है। खासतौर पर तब जब शरीर में जल तत्व यानी पानी वाला अंश जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। प्राणवायु का असंतुलन और जल तत्व की अधिकता, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, आयुर्वेद में प्राणवायु को हमारी जीवन शक्ति माना गया है। यही हमारी सांसों को कंट्रोल करती है। और ये जो प्राणवायु है ये खुद जल और वायु इन दो तत्वों के मेल से बनती है। तो जब किसी भी वजह से इस प्राणवायु में जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर क्या करता है? वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश के जो लक्षण हैं वही हमें जुकाम या बहती नाक के रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये शरीर का एक तरह से अपना बचाव का या खुद को ठीक करने का तरीका हुआ। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि अगर शरीर ये अतिरिक्त पानी बाहर निकाल रहा है, जो कि अच्छा है, तो फिर ये अस्थमा जैसी गंभीर हालत तक कैसे पहुंच जाता है? इस दस्तावेज में इसे कैसे समझाया गया? मतलब कोई कनेक्शन बताया है इसके बीच? हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये गाइडलाइन यही बताती है कि जब हम जुकाम को, जो कि असल में शरीर का अतिरिक्त पानी निकालने का एक नेचुरल तरीका है, जब हम उसे दवाओं से रोक देते हैं, दबा देते हैं, तो वो जो तरल पदार्थ या पानी है वो शरीर से बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रुक जाता है। अच्छा। और फिर वो फेफड़ों की दीवारों पर और जो हमारी सांस की नलियां हैं उन पर जमने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कफ या बलगम कहते हैं। ये एक तरह की चिकनी परत बना देता है। अब इस परत की वजह से क्या होता है, सांस लेने का जो रास्ता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। शायद जब हम आराम से बैठे हों तब ये ज्यादा महसूस ना हो, लेकिन जैसे ही हम कोई मेहनत का काम करते हैं, मान लीजिए दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा प्राणवायु। लेकिन रास्ता सिकुड़ा हुआ है तो पूरी हवा अंदर जा नहीं पाती। हाँ। नतीजा, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर फिर उस रास्ते को साफ करने की कोशिश में खांसना शुरू कर देता है। ओके, तो मतलब खांसी भी एक तरह से शरीर का बचाव का ही तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, हम इस खांसी को भी उसे भी रोक देते हैं। हाँ, कफ सिरप वगैरह से दबा देते हैं। अब इस दस्तावेज का तर्क ये है कि ऐसा करने से वो जो जमा हुआ कफ है वो सूखकर फेफड़ों और सांस की नलियों में और ज्यादा मजबूती से जम जाता है। इससे न सिर्फ रास्ता और ज्यादा तंग हो जाता है, बल्कि जो सांस की नलियों की अपनी एक लचक होती है, इलास्टिसिटी, वो भी कम हो जाती है। अरे बाप रे। अब हालत ये हो जाती है कि थोड़ा सा भी चलने पर या थोड़ी मेहनत करने पर भी जोरों की खांसी उठती है, सांस बुरी तरह फूलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो। और धीरे धीरे अगर ये सिलसिला चलता रहे तो यही स्थिति परमानेंट हो जाती है, जिसे हम फिर दमा या अस्थमा कहते हैं। ओह। और इस गाइडलाइन में एक और गंभीर बात की तरफ इशारा किया गया है कि जब सांस ठीक से नहीं ली जाती तो खून साफ होने की जो प्रक्रिया है, रक्त शोधन, हाँ। वो भी धीमी पड़ जाती है। इससे खून में गंदगी या अशुद्धियां बढ़ सकती हैं और इसका बुरा असर हमारे लिवर, दिल और किडनी जैसे जो जरूरी अंग हैं उन पर भी पड़ सकता है। अरे बाप रे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि एक मामूली सी सर्दी जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, वो अगर इस नज़रिए से देखें तो शरीर में इतनी बड़ी गड़बड़ियों की जड़ बन सकती है। ये वाकई एक चौंकाने वाला कनेक्शन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जल तत्व शरीर में आखिर बढ़ता क्यों है? इस दस्तावेज में इसके मूल कारणों पर क्या रोशनी डाली गई है?
चलिए पहले जरा खान पान की बात करते हैं। इसमें पृथ्वी और जल तत्व का क्या रोल बताया गया है? हाँ, खानपान पर तो इस दस्तावेज में काफी जोर दिया गया है। इसमें कई ऐसी आम गलतियों का जिक्र है जो हम रोज करते हैं और जो शरीर में पृथ्वी और जल तत्वों को बढ़ा सकती हैं और जिनसे फिर ये समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहली और अहम बात बताई गई है पानी पीने का तरीका। हम कब पानी पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं और कैसा पानी पी रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक खास बात जो निकल कर आती है वो ये है कि खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद गटागट ठंडा पानी पीना ये बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, क्यों? होता यह है कि जब हम खाने के साथ पानी नहीं पीते तो पेट में एसिडिटी और गर्मी बढ़ती है हाँ, लगती है। और तब हम एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं। ये ठंडा पानी पेट की जो पाचन अग्नि है, जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहते हैं, उसको एकदम से बुझा देता है, शांत कर देता है। नतीजा, खाना ठीक से पचने के बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, गैस बनती है और यही बिगड़ा हुआ पाचन आगे चलकर शरीर में जल तत्वों को असंतुलित कर देता है। इसके बजाय सुझाव ये है कि खाने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो गर्म पानी, वो भी घूट घूट करके पिया जाए। ओके। और वो जो घी या तेल वाली चीज़ों के साथ ठंडी चीज़ें खाने की बात है, जैसे हम अक्सर पराठे के साथ दही या लस्सी ले लेते हैं, उस पर भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल, ये एक और बड़ी गलती मानी गई है इस गाइडलाइन में। घी, मक्खन या कोई भी तेल वाली चीज खाने के बाद या उसके साथ में ठंडी चीजें लेना, जैसे ठंडा पानी, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडी तासीर वाली सब्जियां और फल जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि घी या तेल जैसी जो चिकनाई होती है ना, वो सिर्फ गर्म पानी में ही ठीक से घुलती है या पचती है। अच्छा। जब हम इनके साथ ठंडी चीजें ले लेते हैं तो वो पेट में जाके जम सी जाती है। अच्छा। पाचन अग्नि फिर धीमी हो जाती है और पेट में आम विष बनने लगता है। आम विष? हाँ, आम विष यानी अधपचा सड़ा हुआ खाना। अच्छा। टॉक्सिन्स कह सकते हैं। और यही आम विष आगे चलकर शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है। अच्छा। और ये जल तत्वों को भी बढ़ाता है, जिससे प्यास और तेज लगती है। हाँ। और हम फिर ठंडा पानी पीते हैं, तो ये एक खराब साइकिल शुरू हो जाता है। समझ गई। और फलों के बारे में क्या? फल तो हम हेल्दी मानते हैं। सामान्य तौर पर हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस दस्तावेज में फलों को लेकर भी कुछ सावधानी बरतने को कहा गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी तासीर मतलब बॉडी टाइप कफ वाली है या जिन्हें पहले से ही ये सांस की समस्याएं हैं। देखिए, फलों में जो मिठास होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उसका पाचन पेट में नहीं होता, वो होता है लिवर में, जिसे आयुर्वेद में भूताग्नि का क्षेत्र माना गया है। अच्छा। गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों को नज़ला जुकाम या अस्थमा जैसी दिक्कतें हैं, उनकी ये लिवर वाली पाचन शक्ति अक्सर पहले से ही कमजोर होती है। ऐसे में फल खाने से वो पाचन शक्ति और धीमी हो सकती है, जिससे समस्या बढ़ सकती है। यहाँ तक कि वात या पित्त प्रकृति वालों को भी फल अगर खाने हैं तो धूप में पकाकर या पानी में उबालकर और सीमित मात्रा में लेने का सुझाव है, ताकि उनकी जो ठंडी तासीर है वो थोड़ी कम हो जाए। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद मीठा खाना, खासकर फ्रिज से निकली ठंडी मिठाइयाँ, ये भी दिक्कत पैदा कर सकता है। और हाँ, आजकल जो लंच पैक करके ले जाने का चलन है, जैसे सुबह की बनी घी लगी रोटी है, वो दोपहर तक ठंडी हो गई, फिर उसे खाया, इसे भी पृथ्वी और जल तत्व बढ़ाने वाला माना गया है। एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाया गया है, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब गलत फूड कॉम्बिनेशन। ऐसी चीजें साथ में खाना जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, जैसे दूध के साथ नमक वाली चीजें खाना या नॉनवेज के साथ दूध पीना, या फिर एक ही साथ कई तरह के प्रोटीन लेना, जैसे दाल भी खा ली, पनीर भी खा लिया, छोले भी खा लिए, सब एक ही मील में। हाँ, कई लोग करते हैं ऐसा। हाँ, या फिर अलग अलग अनाज मिलाकर बनी रोटी खाना, मिश्रित अनाज, या गलत समय पर कई तरह के फल या सलाद मिलाकर खाना, ये भी ठीक नहीं माना गया। वजह यह है कि अलग अलग चीज़ों को पचाने के लिए पेट को अलग अलग तरह के पाचक रस चाहिए होते हैं और अलग अलग समय लगता है। जब हम सब कुछ मिला देते हैं तो कुछ पचता है, कुछ अधपचा रह जाता है, जिससे फिर वही आम विष बनता है और हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। बाप रे, खानपान में ही कितनी सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ये तो एक खानपान की बातें जो काफी सोचने पर मजबूर करती हैं सच में। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये दस्तावेज सिर्फ खाने पर ही नहीं, हमारी दिनचर्या और माहौल पर भी ध्यान दिलाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? हाँ, बिल्कुल। खानपान के अलावा दो और मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। पहला है अचानक तापमान में बदलाव, जिसे हम आम भाषा में गर्म सर्द होना कहते हैं। हाँ, एकदम से एसी से बाहर धूप में या धूप से एसी में। बिल्कुल।
जैसे हम एकदम ठंडे एसी कमरे से निकलकर सीधे तेज धूप में चले जाएं या बाहर की भयंकर गर्मी से आकर फौरन एसी चलाकर बैठ जाएं। अच्छा इस दस्तावेज में एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है कि गर्म पानी जो है जी। वो फ्रिज में ठंडे पानी से भी जल्दी जम जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके अणु पहले से ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसी तरह जब हमारा शरीर अचानक तापमान के इस उतार चढ़ाव को झेलता है और हम उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या या खानपान में तालमेल नहीं बिठाते, तो शरीर की जो धातुएं हैं वो सिकुड़ सकती हैं और इसका असर फेफड़ों और सांस की नलियों पर भी पड़ता है और वो भी सिकुड़ सकती हैं। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण बताया गया है आराम तलब जिंदगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी की कमी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हाँ, वही। जब हम कोई शारीरिक मेहनत नहीं करते, कसरत नहीं करते, प्राणायाम वगैरह नहीं करते, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। कम सांस लेने की वजह से फेफड़ों को भी कम काम करना पड़ता है, जिससे वो भी सुस्त और कमजोर पड़ जाते हैं और उनका आकार भी सिकुड़ने लगता है। गाइडलाइन के मुताबिक कभी कभी तो इनमें पानी भी भरने लगता है, जो आगे चलकर फिर दमा, अस्थमा जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले सकता है। तो मतलब साफ है, सिर्फ दवाएं लेना काफी नहीं है, बल्कि जड़ तो कहीं और है, हमारे रोज के जीने के तरीके में, हमारे खाने पीने में। तो फिर इस दस्तावेज में समाधान क्या सुझाए गए हैं? जाहिर है फोकस तो लाइफस्टाइल बदलने पर ही होगा, है ना? बिल्कुल सही। समाधान का पूरा जोर जीवन शैली और आहार में सुधार पर ही है। कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहला कदम तो यही है कि जो गलतियां हमने अभी डिस्कस की, उनको पहचानें, अपनी आदतों को गौर से देखें और उसमें सुधार लाएं। खुद का अवलोकन करें। ठीक है। दूसरा, मौसम बदलने पर एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे शरीर को उसके अनुरूप ढालें। यानी अचानक गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म माहौल में जाने से बचें। थोड़ा समय दें बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। ओके। तीसरा, हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। ठंडा बासी खाना अवॉइड करें। और कितना खाना है इस पर भी ध्यान दें। कहा गया है कि भूख से आधा ही खाएं, पेट को थोड़ा खाली रखें। खाने का समय भी सही रखें, खासकर रात का खाना जल्दी खा लें, शाम 7-8 बजे तक, और हल्का खाएं। रात में दालें, राजमा, चावल, छोले जैसी जो भारी चीजें हैं, उन्हें खाने से बचने की सलाह दी गई है। सही है। और पानी का? चौथा, पानी पीने की आदत सुधारें, बहुत जरूरी है। हमेशा बैठकर पिएं, खड़े होकर नहीं, और घूंट घूंट करके पानी पिएं, गटागट नहीं। हो सके तो गुनगुना या गर्म पानी पिएं। एक साथ बहुत सारा ठंडा पानी पीने की आदत तो बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। पांचवा, कुछ खास खाने की चीजों से या तो परहेज करें या उनमें बदलाव लाएं। जैसे अगर कफ प्रकृति है या ये सांस की समस्याएं हैं, तो फलों का सेवन कम कर दें या कुछ समय के लिए बंद कर दें। रात में सलाद न खाएं। रात में सलाद नहीं? हाँ, क्योंकि वो ठंडा होता है और पचने में भारी हो सकता है रात को। रात में दूध पीने से बचें, और अगर पीना बहुत जरूरी हो तो उसमें हल्दी, काली मिर्च या सौंठ, अदरक का सूखा रूप डालकर पिएं, और पानी मिलाकर थोड़ा पतला करके पिएं। ठंडी डेयरी प्रोडक्ट्स और मिठाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें। और हाँ, ये याद रखें, अगर कभी तेल या घी वाला भारी खाना खा लिया है तो उसके बाद गर्म पानी जरूर पिएं, पाचन में मदद मिलेगी। एक और सुझाव दिया गया है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगे, कि ऑफिस या स्कूल के लिए सुबह का बना ठंडा खाना पैक करके ले जाने से बेहतर है कि उस दिन उपवास कर लिया जाए। फास्टिंग? उपवास। हाँ। इससे शरीर को आराम मिलेगा और जो बिगड़े हुए जल और पृथ्वी तत्व हैं, उनको संतुलित होने का मौका मिलेगा। ये सुझाव सुनने में तो काफी सीधे और करने लायक लग रहे हैं। मतलब रोजमर्रा की आदतें ही हैं जिन्हें थोड़ा सा बदलना है। क्या इस गाइडलाइन में किसी तरह की दवाओं या जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, कुछ मदद के तौर पर? हाँ, कुछ सहायक औषधियों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्य ध्यान जीवन शैली और आहार बदलने पर ही होना चाहिए, वो प्राइमरी है। दवाओं के तौर पर जैसे लवंग आदि वटी है, उसे चूसने के लिए बताया गया है, या खाने के बाद काली मिर्च, लौंग या पिपली को शहद के साथ चाटने का सुझाव है। त्रिकटु चूर्ण, कुमारी आसव या पंचकोल चूर्ण जैसी चीजों का भी उल्लेख है। ओके। लेकिन यहाँ लेखक ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पहली कोशिश जीवनशैली और खानपान बदलने की ही करनी चाहिए। अगर समस्या ज्यादा गंभीर है या इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना ही है, तो किसी जानकार आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना बहुत जरूरी है, अपने आप से नहीं। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही दस्तावेज में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि ये जानकारी सिर्फ स्व देखभाल और जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और इसे अपनाने से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो जिम्मेदार नहीं होगा। अपने विवेक और अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का जो सार निकलता है वो ये है कि आरोग्य भारत के दस्तावेज में जो ये आयुर्वेदिक नजरिया पेश किया गया है उसके मुताबिक ये जो आम सी लगने वाली सांस की तकलीफें हैं, सर्दी, जुकाम, अस्थमा, इनकी जड़ें असल में हमारी रोज की आदतों और हमारे खानपान में बहुत गहरी हो सकती हैं। और सिर्फ लक्षणों को दबाते रहने से शायद बात नहीं बनेगी, बल्कि इन जड़ों पर काम करना जरूरी है, तभी शायद कोई स्थायी आराम मिल पाएगा। बिल्कुल। और ये सुनने वालों को एक मौका देता है अपनी आदतों को फिर से देखने का, जांचने का। हम क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, बदलते माहौल पर हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। यहीं कहीं शायद सुराग छिपे हों इन परेशानियों के। ये एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि हम जिससे मामूली बीमारी समझ लेते हैं, उस पर हमारी रोज़ की छोटी छोटी पसंद नापसंद का कितना गहरा असर पड़ता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद इस दस्तावेज में सीधे सीधे ना कहा गया हो, पर इसकी भावना से कहीं ना कहीं मेल खाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें शरीर का एक सिग्नल माने, एक संदेश कि रुको, अपनी देखभाल के तरीके में कुछ बदलो। जिस तरह इस गाइडलाइन में बताया गया कि शुरुआती जुकाम शरीर का अतिरिक्त पानी निकालने का प्रयास है, वो हमेशा शरीर की अपनी जो एक समझदारी है, जो इंट्यूटिव विजडम है, उस पर भरोसा करने की तरफ इशारा करता है। क्या लगता है? बहुत दिलचस्प पॉइंट है, सोचने लायक है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार था आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का दस्तावेज नज़ला जुकाम दमा अस्थमा .pdf। और इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।